सभी को नमस्कार। एक बार फिर एक नई वीडियो जिसमें जो मेजर अपना फोकस रहेगा वो है रीट जो प्री अभी होनी है, प्रस्तावित है, और रीट मेंस को भी लेकर के कुछ बातें आपसे साझा करूँगा। और साथ साथ में एक दो जो सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो वोकेब है, ठीक है, वोकेब वाला पार्ट है या जो इडियम वाला जो पार्ट है उसकी भी थोड़ी चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। तो रीट प्री का जो सिलेबस है वो आप सबको मालूम है, आपको पता है वो। तो उसके लिए जो है वो अभी आप जैसे रीट की जो लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आ रहा था, तो आप लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट उसमें एसएसटी ही बनना है, ठीक है। और लैंग्वेज जो आपके पास में आप जैसे हमारी तरह जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आप हिंदी भरें, और सेकंड लैंग्वेज जो है वो आप इंग्लिश कर सकते हैं। और उस इंग्लिश के लिए ख़ास तौर से जो हमने जो बुक्स पढ़ी थी वो इसमें मान लो जी हेल्प की जो ये रीड को लेकर के लैंग्वेज की ये जो बुक है ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल रही थी। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है लगभग लगभग 30 के करीब ही मान लो आप, तो वो क्वेश्चन जो है उसमें से आ गए थे। और स्पेशल रीड के लिए ये तैयार की गई है। अभी इसका शायद आपको नया वर्जन भी मिल सकता है, तो आप ये ले सकते हैं। और बाकी जीके के लिए मैंने हर वीडियो में बता रखा है। जीके के लिए आप जो रीड की प्री और मेंस का देखो, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं मानता कि प्री के लिए क्या पढ़ें, मेंस के लिए क्या पढ़ें। आपको जीके में जो टॉपिक, क्योंकि जीके में जो देखो टॉपिक बताए जाते हैं, टॉपिक का ये नहीं होता कि आपको जैसे भौतिक प्रदेश के अंदर भी इसमें प्री के अंदर थार का मरुस्थल आएगा और मेंस के अंदर आपको मैदानी भूभाग का, तो ऐसा कुछ नहीं है। भौतिक प्रदेश है इसका मतलब प्री में भी करना है और मेंस में भी आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। तो आप जो टॉपिक होते हैं या जीके को एक संपूर्ण इकाई के रूप में तैयार रखें ना, तो आपको देखो ज़्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो आप एक इसको पूरी एक यूनिट के रूप में तैयार रखें, तो आपको जब आप ग्रेड जो वैकेंसीज आती है अलग अलग ग्रेड की, तो फिर वो जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है ना किस ग्रेड की, तो वो समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आप जो मेंस के लिए और जो प्री प्री के लिए जो गाइड है जीके की, वो आप मतलब नाथ की गाइड है या लक्ष्य की आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, ठीक है ना। अब मान लो मैंने नाथ की गाइड का बार बार जिक्र किया हुआ है, और कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि नाथ की गाइड ठीक है, भाई मैंने पढ़ी है, ठीक है, मैंने जो रिजल्ट पाया वो आपके सामने भी आप दे सकते हो। तो ये आप अपनी मनपसंद होती है कोई चीज़, ठीक है। आपको जैसे पढ़ने में लक्ष्य आसान लगती है तो वो पढ़ें, और नाथ आसान लगती है तो, और नाथ को रिकमेंड करने का मेरा जो मेन रीज़न जो था मैं आपको बता देता हूँ कि देखो लक्ष्य और नो डाउट दोनों ही गाइड जो है वो अच्छी हैं, सबसे ज़्यादा चलने वाली हैं। पेनोरमा भी इसमें साथ में आप जोड़ लें, तो तीनों चारों जो गाइड हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मेरे को ये था कि जीके में मैं कोई बहुत मेरा इंटरेस्ट इतना था नहीं, ठीक है। तो उसमें जब आप लक्ष्य की या पेनोरमा की गाइड आप लेते हैं तो उसमें जो क्या है कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ही दिया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कम है, ठीक है। जीके का बहुत मतलब बड़ा भंडार है वो चीज़ें। लेकिन अगर आपको पेज पलटनी हो, जल्दी चलना हो ना, तो मुझे नाथ की जो अप्रोच है वो सबसे सटीक लगी है उसमें, कि आपको वन लीनियर टाइप में मतलब दो दो लाइन के ढाई ढाई लाइन के पैराग्राफ उसमें दिया हुआ है, उसमें भूमिका नहीं बनाई हुई, ठीक है ना। मेरी बात को आप समझें कि किसी टॉपिक की पहले मतलब पैराग्राफ के रूप में या बड़े बड़े वो दे करके उसकी भूमिका नहीं बनाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली लाइन से ही नाथ की गाइड जो है, या नाथ के समकक्ष कोई और भी होगी इस टाइप से, मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैंने नाथ की एक लेकर के पढ़ा और सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में मेरे को किसी गाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो उसमें वो वन लीनियर टाइप में चलता है। आपको पहले क्वेश्चन के ये नहीं है कि आपने एक पेज पढ़ा उसमें से दो चार ही क्वेश्चन निकला, आपके हर एक लाइन में मतलब वो क्वेश्चन है। तो वो वन लीनियर जो टाइप है ना, इनकी जो अप्रोच है नाथ गाइड की, वो मुझे सबसे बेस्ट लगी है। आप 5-4 मिनट में पूरा मतलब पेज पढ़ के आप आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ये मेरी फेवरेट थी, मेरे को ये बढ़िया लगा, ठीक है। थोड़ा मैटर था, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये मतलब सफिशिएंट लगी मेरे को। तो आपके पास में गाइड है, गाइड कौन सी भी, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ना ही पढ़ो क्योंकि मैंने ये पढ़ी है, ठीक है। आपकी जो पसंद हो वो आप गाइड पढ़ें। और देखो इसके जो राउंड होते हैं ना, 2-3 पहले जो राउंड होते हैं, पहली दफ़ा जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका परिचय तक ही सीमित रह जाते हो आप, ठीक है। आपको वो गाइड भारी भरकम लगती है। अब भारी भरकम को आपको आसान करना होता है,
ठीक है ना। मैंने जैसे नाथ की गाइड जो है वो 2-3 टुकड़े जैसे पार्ट वाइज अलग अलग कर ली थी, ठीक है। अब उसमें क्या है कि गाइड का आकार जो है आपको छोटा लगने लग जाता है, तो छोटा लगने लग जाता है तो एक वो साइकोलॉजिकल एक रिलीफ महसूस कि हाँ ये छोटी बुक है, इसको अपने कर लेंगे। एक जो बड़ी गाइड दिखती है तो वो थोड़ा सा प्रेशर डालती है कि यार ये इतनी बड़ी गाइड कैसे होगी। तो पहले छोटा करने का इसका ये। दूसरा जो आपका इस गाइड को कम करने का जो तरीका होता है वो ये है कि आपको पहली 1 या 2 राउंड जो हैं वो आपको मतलब थोरोली पढ़ लेना है उसको। अगर साथ में आप क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हो, आपको अनुभव है परीक्षा का, या आप टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की हुई है, ठीक है, जो सूरतगढ़ में सिस्टम जो चलता है टेस्ट सीरीज़ का, वो बड़ा बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऑनलाइन एमसीक्यूज़ वाला वो नहीं कर रहा। तो आप पूरे सिलेबस का टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता है कि किस टॉपिक में क्या है, वहाँ से आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करके एक पेज में से जो है आप 20-25 लाइनें निकाल लेते हो। अब दोबारा जब आप पढ़ रहे हो या तीसरी बार में कुछ और चीज़ें हाईलाइट देखो होती ही जाएगी आपकी, ठीक है ना। आपकी जो गाइड में मतलब पहली बार आप देख रहे हो, फिर पहली बार में तो आपको अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अनुभवी हो तो ही मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहली बार में अंडरलाइन, क्योंकि पहली 1-2 बार में तो आपको नॉर्मल पता ही चलता है, बाद में आपको चीज़ें मतलब जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता है कि हाँ इस पेज में से इस पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये कोई और फैक्ट था जो नहीं पूछा जा रहा है या पुराना ट्रेडिशन हो गया वो, तो उसको आप छोड़ देते हो। तो इस तरीके से डे बाय डे जो है आपकी जो रीडिंग आती जाएगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसमें आप हाईलाइट करते जाओगे, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि आपका एक पेज में 15-20 लाइनें आपको निकल के आ जाएंगी। तो इससे गाइड छोटी होगी, और कोई इसका तरीका नहीं है कोई छोटी मोटी गाइड का। ये मतलब बड़ी बड़ी गाइडें हज़ार पेज के जो मतलब जो बुक्स होती है और जो गाइड होती है, तो उसको जो ज़्यादा बार 7-8 बार जिसने रीडिंग कर ली ना, तो वो 1000 पेज को 250 पेज में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। एग्ज़ाम के नज़दीक जब आप पूछते हो कि सर कौन सी नोट्स पढ़ने हैं, तो वो ये नोट्स ही है ना। आपको लिखने में टाइम, कई बार हम क्या करते हैं कि कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में 7-8 घंटे क्लासें लेते हैं, फिर उसको हम फेयर करते हैं, तो ये टाइम बर्बाद है, ठीक है ना। फेयर करने का आपको कोई चेक थोड़ी करने आ रहा है। स्कूल का, कॉलेज का ये होता है नोटबुक चेक होती है, तो यहाँ पे अपनी कौन सी, मेरा इंग्लिश का अगर आप नोट्स मांगोगे तो मेरे पास में नोट्स है ही नहीं। हालांकि मैंने जो गुरनानी सर हैं उनकी हर एक क्लास का मैंने मतलब ऑन जो पेपर है वो रिकॉर्ड मेरे पास में है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन वो लिखा हुआ मतलब ये है कि कोई चीज़ कहीं लिखी हुई है, कोई चीज़ कहीं लिखी है, लेकिन लिखा हुआ सारा था। अब उसको मैं फेयर करने में 2-3 घंटे अगर जाया करूँ तो वो ख़राब बात है। यानी मैंने टॉपिक या क्लास ले ली उस टॉपिक की, उस टॉपिक का टेस्ट मैंने दे दिया है, वो टॉपिक मेरे जहन में बैठ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे टॉपिक याद हो गया, तो फेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप मतलब टॉपिक्स को जो होते हैं ना गाइड को ही हमने नोट्स का रूप दे दिया था, इसीलिए मेरे को नाथ गाइड बढ़िया लगी, क्योंकि वन लीनियर टाइप अप्रोच है। और उसमें भी अगर आप एक पेज में 5-7 लाइनें या 5-7 फैक्ट जो है वो अंडरलाइन कर लेते हो तो आपका और शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं। नोट्स कोई वो थोड़ी होते हैं कि लाइनदार पेज पे आपने लिखा हुआ है वही नोट्स है, नोट्स आप गाइड को भी बना सकते हो अपनी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच होती है हर एक टॉपिक को मतलब सीमित करने की। और उसमें अगर आपको क्वेश्चन कोई नया लग रहा है, आप कई बार मतलब कुछ स्टूडेंट है वो शिकायत करते हैं कि सर हम तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो अच्छा है ना। भी टेस्ट सीरीज़ में देखो ये एक अभ्यास की तरह है। अभ्यास में जैसे मान लो कोई अभ्यास मैच होता है क्रिकेट के रूप में, अपने एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी बॉल पे, पहली बॉल पे या कोई मान लो दूसरी तीसरी बॉल पे आप आउट हो जाते हो, ठीक है ना, तो कम से कम हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि वो जो बॉल अभ्यास मैच में जो हमें डाली गई थी जिस पे हम आउट हुए थे, उसको आप ऐड कर लो, नोट कर लो कि ऐसी बॉल पे मैं आउट होता हूँ, तो उस चीज़ पे आपको उस जो मिस्टेक थी आपकी उसके ऊपर काम करो ना, ठीक है। अभी आपको खुशी होनी चाहिए कि हाँ ये जो मेरी गलती थी ये मैंने पकड़ लिया, आज नोट कर लिया, और कम से कम मैं जो मेन एग्ज़ाम जो मेन मैच मेरा होना है उसमें मैं ये इस बॉल पे आउट नहीं हूँगा, ठीक है। तो यही अप्रोच होती है कि आपको क्वेश्चन जितने मतलब, अब हम जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते थे 25 क्वेश्चन लगभग, टेस्ट सीरीज का भी एक ये क्वेश्चन भी था किसी भाई बंधु का कि कितने क्वेश्चन को अगर हम करें तो अच्छा मान सकते हैं, या क्या स्कोर आपका होना चाहिए। देखो दोनों पेपर्स को मिला के अगर आपका 180 क्वेश्चन का बन रहा है ना, अब उसमें ये नहीं है कि सब्जेक्ट में आप 130 करें और इसमें ये करें तो आपका 100, किसी भी चाहे किसी का जीके अगर बढ़िया है, जीके में कोई टेस्ट सीरीज में 100 में से 80-85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कर रहा है
और इंग्लिश में अगर 110-15 क्वेश्चन कर रहा है तो वो बढ़िया कंडीशन में मानता हूँ मैं उसको, बहुत बढ़िया कंडीशन में कहूँगा, सिर्फ बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। और अगर कोई मेरी तरह हैं जो जीके में 50-55 क्वेश्चन कर रहा है टेस्ट सीरीज़ में इतने आते थे मेरे, मैं एक एवरेज साधारण विद्यार्थी रहा था जीके के अंदर, ठीक है ना, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो लेकिन जीके में इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो मेरी कोशिश रहती थी भी 122-23 से लेकर के 130-35 तक भी, हाईएस्ट मैं 138 तक गया हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर एक ही बार हुआ था वो 138 वाला, वो मुझे याद है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपकी रैंक जो है वो उसमें मायने रखती है कि मेरी आप मार्च से लगा करके ऑफिशियल जो टेलीग्राम है चैनल जी हेल्प का, उसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 से लगा करके आप दिसंबर तक की जो इंग्लिश सेकंड ग्रेड का जो रिज़ल्ट आया उसमें आप देख लेना कि मैं टॉप 10 से शायद 2-4 बार हुआ हूँगा, मेरे अकॉर्डिंग 2 बार होना चाहिए। और फिर उसमें भी ज़्यादा बार अगर देखें तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे या टॉप 5 में ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ अगर आपका सब्जेक्ट पे इतनी कमांड होती है या सब्जेक्ट पे इतना विश्वास होता है कि सब्जेक्ट मेरा अच्छा जाएगा, तो आप जीके में नॉर्मल हो सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपकी दोनों की एवरेज के बाद में ये 180 वाला बचना चाहिए। तो वो जो 25 क्वेश्चन रहते हैं या जीके में जो अलग जो नहीं आते थे, तो वो मेरे लिए असली खजाना था, ठीक है ना। मेरे को खुशी होती थी, ठीक है, वो एक नंबर कम आने की या रैंक में थोड़ा डाउन होने का एक थोड़ा होता है मलाल, लेकिन उससे वो जो मलाल है वो आपका कम छोटा रह जाता है जब आपके पास में नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप अपनी उसी टॉपिक में ऐड कर लिया करो, ठीक है ना। कि भौतिक प्रदेश के कोई क्वेश्चन आपने मतलब आपने अपनी गाइड में से उसको पूरा कर रखा है, ठीक है। और भौतिक क्वेश्चन का कोई 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए टेस्ट सीरीज में या कोई एमसीक्यू साइट पे कि आपको नहीं आ रहे थे, आपको लग रहा है कि यार ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, तो उसको आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। कि ये 2 क्वेश्चन मेरे को आज नहीं मिले हैं तो उसमें लिख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक ऐसे तैयार हुए थे हमारे, ठीक है ना, कि हमारे पास में पढ़ रहे थे वो उसमें से कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पास में क्या है कि क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के रूप में मतलब 15-20 जो नए फैक्ट हैं, क्योंकि हम तो एक गाइड के रूप में पढ़ रहे हैं। अब ये गाइड जो है वो एक इतनी सी गाइड है, ठीक है, 500-700 उसमें पेज हैं। अब सारा कुछ नहीं आ सकता। अब जो पेपर जो बना रहे हैं उनके पास में तो भूगोल की एक इतनी बड़ी किताब होगी जितनी हमारे पास में सभी सब्जेक्ट की गाइड है, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज़ मानता हूँ कि आपको पेपर जो विशेषज्ञ बना रहे हैं उसमें आपको 2-4 चीज़ें जो आ सकती है वो आपको नहीं डालनी। अब नई चीज़ आती है तो आपको खुश होना चाहिए और उसको ऐड करना। इसी तरीके से नोट्स बनते हैं, और कोई इसमें आपको ये कोई परफेक्ट गाइड है ही नहीं कि आपको सारा कुछ ही उसमें आ जाए, और सारा कुछ आ जाए तो भैया याद ही नहीं होगी, ठीक है। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मेरा रिजल्ट जो डाउन रहता था कि मान लो जीके में 55 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो मैं ऐसा मानता ही नहीं था कि पेपर ऐसा आएगा। मेरे को हमेशा ही ये इतना विश्वास था कि नॉर्मल जो 55 क्वेश्चन का टारगेट लेके हम चले थे कि सब्जेक्ट में अगर 250 अटैम्प्ट करते हैं तो जीके में कम से कम 55 क्वेश्चन अपने को अगर हो जाएं तो मैं बहुत बढ़िया मानूंगा और रैंक से सिलेक्शन होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास था उस टाइम पे। मैं नहीं सोचता था कि जीके में मेरे को 75 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आएंगे, और यही एवरेज रहता है। जो फर्स्ट रैंक मतलब जिनकी आती है, या मेरा संस्कृत डिपार्टमेंट का अभी रिजल्ट आया नहीं है, फाइनल स्कोर जो है वो जारी नहीं हुआ है, और संस्कृत ये सामान्य शिक्षा का जो है 385 अंदर 385 नंबर मेरे बने थे और उसमें से मतलब ये 7वीं रैंक आ गई थी। तो मेरा जो अप्रोच रहा था वो बिल्कुल सही रहा था, मेरे आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक गया था वो, ठीक है। यानी मेरा जो है वो सोचने का तरीका वो मेरे तैयारी के अनुरूप जो मैंने कयास लगाए थे वो एकदम सही गए थे। तो जीके नॉर्मल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए जिसके दम पर आप थोड़ी सी मतलब आत्मविश्वास से लबरेज हो उसको, तो वो सिस्टम है। अब एक वो केब की बात करते हैं, रीट मेंस का भी मतलब मैंने बता दिया भी, आपको टॉपिक ही मतलब जीके को एक यूनिट के रूप में तैयार करना है। और बाकी ये जो है मेंस की भी अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि मेंस के अभी मतलब आए नहीं है तारीख वगैरह, तो बेटर यही है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी जो कर रहे हैं तो उसके लिए तो मेंस में कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और जीके आपके वही टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ रहे हो अपनी पसंदीदा गाइड में से। और इंग्लिश का जो मेंस है जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो हमने तो भाई देखो, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो मैं बुक वगैरह कोई एक्स्ट्रा तो लाया नहीं था कि रीट मेंस की इंग्लिश की कोई बुक आती हो तो आप देख लेना अगर आती है तो, नहीं तो भी मैं जीएलपी का मैटर ही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि देखो अब कुछ लोग कहेंगे कि भी जीएलपी के नाम ज़्यादा
भी मैंने वहाँ से मतलब सब कुछ ग्रहण किया। मेरा जो नॉलेज है उनके प्रति मैं आभारी हूँ, ठीक है। और मेरे को रिजल्ट मिला है, ये नहीं है कि मैंने वहाँ पे तैयारी की और मेरे को कुछ मिला ही नहीं। भी राजस्थान टॉप करवा दिया, अब इससे ऊपर क्या हो सकता है, ठीक है। अभी अपने भारत रत्न की तो उम्मीद करने से रहे कि भारत रत्न मिला नहीं, फिर क्या हुआ मतलब। तो आप मतलब ये जो रीट मेंस किए तो टॉपिक आप इसमें से मिला दीजिए, जो इसमें टॉपिक है रीट वाली में आप मेंस के टॉपिक जो है वो मिला लेना। नहीं तो सर बताते हैं वैसे, ठीक है। सर के मॉड्यूल भी आते हैं, जेएल के अपने मॉड्यूल भी हैं रीट को लेकर के। और नहीं तो रेन एंड मार्टिन की जो ये रेड वाली बुक आती है ये आप पढ़ें, ठीक है। इसमें से थोड़े थोड़े टॉपिक आप तैयार करें। बाकी इंग्लिश की तो मैं आपको क्लासेस ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि कई बार अपने को बुक समझ में नहीं आती, तो आप क्लासें लगा लीजिए। मैंने मतलब ये नहीं है कि मेरे पास में बुक है मैंने उस पर 100% मतलब ये, कई बार मैंने पिछले वीडियो में भी किया था कि हम आलस कर जाते थे। गुरुदेव ने जो करवाया है वो सभी बुक्स का निचोड़ ही है। अब कई बार प्रैक्टिस करनी होती थी या कई बार पढ़ना होता था टॉपिक्स को एक स्टेप बाय स्टेप, तो हम किताबें उठा लेते थे। बाकी कई बार आलस में किताबों को छोड़ ही दिया करते थे कि नहीं सर ने करवाया तो ये बड़ी ही कराया होगा। और सर जो कराते हैं वो मतलब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आती हैं जो हमें आनी चाहिए तो वो ही करवाते हैं, तो वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो आप इंग्लिश का, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट के जो कमेंट आ रहे हैं तो उससे हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो हमने सब्जेक्ट के रूप में से लिया हुआ है। वो जो इंग्लिश से प्यार करने वाला या इंग्लिश जो एक स्पिरिट होती है ना अपनी इंग्लिश वाली, वो है नहीं। मैं भी इसी के अंदर ही था, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि 11वीं से लिटरेचर पढ़ रहे थे। लिटरेचर उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट के बिहाव पे नहीं लिया था कि मेरा इंटरेस्ट है, नहीं 10वीं 9वीं 10वीं के अंदर अपने को क्या ही मतलब इतना नॉलेज होता है, तो वो एक सब्जेक्ट के रूप में ले लिया गया था। बाकी 2 साल जब 11वीं 12वीं में अपने पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनता गया, और फिर ये लगा कि इसमें अपने गाड़ी निकल पड़ेगी, तो बाद में बीए में भी अपने ले ली। तो उसके बाद में तो आप मैच्योर हो जाते हो, आपको ग्रामर वगैरह सब मतलब थोड़ी बहुत आने लग जाती है। तो उनके लिए अच्छा है कि आप क्लासें लगाएं, ठीक है। जो ये मानते हैं कि मैं इंग्लिश में फिसड्डी हूँ या इंग्लिश मेरे को नहीं आ रही है, तो उनके लिए मैं बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप क्लास लगाइए, ठीक है ना। और इंग्लिश के हैं तो आप जीएल में, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वोकैब और ईडियम के लिए जो मैंने आर.एस. अग्रवाल की पहले भी बताई थी, ये आपको एक बुक आती है, ठीक है। तो इसको इसमें से आपको मतलब जो एरर वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको मतलब शेड्यूल में जब बताया जाता है भी ये टॉपिक यहाँ से तैयार करना है, तो उसके लिए भी, और वोकैब के लिए और ईडियम के लिए ये बेस्ट है। अब करना कैसे है वो आपको रटना है भी, आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आने आकर कर लीजिए, और अगर आप रट रहे हो तो रट के लो। मैंने तो रटा था भाई, वोकैब का और कोई सिस्टम नहीं है, रटना पड़ेगा। स्पेलिंग आपको लिख लिख के मतलब याद करनी पड़ेगी। 2-4 बार आप इसको लिखोगे तो आपको वो स्पेलिंग अपने आप हो जाती है। और मैंने ये एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसकी आप वो देख लें। लगभग चीज़ों के जवाब मैंने पिछली वीडियोज़ में दिए में, अब आप उनको देखे बिना अगर आप कमेंट करोगे तो फिर मेरे को दोबारा उसी टॉपिक पे आपको बोर करने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप वो वीडियोज़ जो हैं वो आप ज़रूर देखें। बाकी मैंने लगभग चीज़ें बता दी आपको। रीट प्री और मेंस का सिस्टम एक जैसा ही है, टॉपिक का नाम वही रहता है, इतना है भी प्री में वो थोड़ा सा बिगिनर लेवल पे पूछता है, तो मेंस में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है, इतना ही फ़र्क होता है, टॉपिक वही होता है, ठीक है। तो बाकी कोई और सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आगामी वीडियो में उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।